हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो से हम संदीप गर्ग चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट नंबर 1 का फाइनल चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लंबा भी है। पहले तीनों चैप्टर्स के वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशंस और सभी सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर सबसे लंबा है। अगर आप बुक में भी देखें तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 130 पेजेस का है। इसीलिए इस चैप्टर को मैं अगले 8 से 10 वीडियोस में आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर से श्योर शॉट 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा आता है और आपने जो पहले 3 चैप्टर्स में कंसेप्ट सीखे हैं उनका उपयोग भी इस चैप्टर में होगा। हम आगे चल के इस चैप्टर में दिए गए सॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी समझेंगे और चैप्टर के एंड में दिए गए अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हम नेशनल इनकम को 3 मेथड से मेजर कर सकते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अगले 3 वीडियोस में हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स को समझेंगे। हर एक मेथड का एक वीडियो होगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने चैप्टर 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस को पढ़ा था। पहला फेज प्रोडक्शन फेज होता है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा फेज इनकम फेज होता है, जहां फैक्टर पेमेंट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और तीसरा फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज, जहां पे दूसरे फेज में कमाई गई फैक्टर इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड करते हैं वो सब गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद पर जो उन्होंने पहले फेज में प्रोड्यूस किए होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, इनकम से एक्सपेंडिचर जनरेट होता है और एक्सपेंडिचर से फिर से प्रोडक्शन जनरेट होती है। इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सर्कल कंप्लीट हो जाता है और ये अनएंडिंग होता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनएंडिंग होती हैं। अब अगर आप मेरे वीडियोस को क्लोजली फॉलो करते हैं तो मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 के एंड में दिए गए पावर बूस्टर सेक्शन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस समझाई थी। इसके अंदर हमने पॉइंट नंबर 4 में यह स्टडी किया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कंसेप्ट से हम एक इकॉनमी में जनरेट हुई नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हम एक कंट्री की नेशनल इनकम को सर्कुलर फ्लो के तीनों फेजेस पे मेजर कर सकते हैं। अगर हम नेशनल इनकम को प्रोडक्शन फेज यानी कि फेज 1 पे मेजर करते हैं तो इसे हम वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहेंगे। और अगर हम नेशनल इनकम को इनकम फेज यानी कि फेज 2 पे मेजर करते हैं तो इसे हम इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहेंगे। और फाइनली अगर हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर फेज यानी कि फेज 3 पे मेजर करते हैं तो इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहेंगे। इन तीनों मेथड से हमें नेशनल इनकम की सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बेसिकली हम सेम आउटपुट को 3 अलग अलग फेजेस पे मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन फेज में 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो इनकम फेज में ये 100 रुपए फैक्टर इनकम के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक्सपेंडिचर फेज में यही 100 रुपए घूम के प्रोड्यूसर्स के पास वापस चले जाते हैं। इसीलिए हम नेशनल इनकम को किसी भी मेथड से एस्टिमेट करें, इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। इंडिया में नेशनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ की होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा होता है। बुक में हमें बताया गया है कि इंडिया में नेशनल इनकम की एस्टिमेशन
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये करेक्ट है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक्चुअल नेम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ का एक डिवीजन होता है। चलिए दोस्तों, अब हम वैल्यू एडेड मेथड को डिटेल में समझते हैं। हम जब नेशनल इनकम को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पहले फेज यानी कि प्रोडक्शन फेज में मेजर करते हैं तो उसे हम वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहते हैं। यहाँ हम एक इकॉनमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होते हैं उनके द्वारा की गई वैल्यू एडिशन का सम टोटल करते हैं, जिससे हमें उस इकॉनमी में हुई टोटल वैल्यू एडिशन का फिगर मिलता है। हम वैल्यू एडेड मेथड को इन सभी नामों से भी एड्रेस कर सकते हैं: प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर कमोडिटी सर्विस मेथड। ये सब नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में वैल्यू एडेड मेथड की जगह इनमें से किसी दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अब हम वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट को समझते हैं। इसको मैंने आपको ब्रीफली चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले वीडियो में भी समझाया था। इसको अगर मुझे आपको सरल भाषा में समझाना पड़े तो वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन का मतलब है किसी भी गुड का सेलिंग प्राइस माइनस उस गुड का कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कारपेंटर 1000 रुपये की लकड़ी किसी टिम्बर शॉप से खरीदता है और उससे वो 3000 रुपये के सेलिंग प्राइस का फर्नीचर रेडी करता है तो हम ये कहेंगे कि इस प्रोड्यूसर ने लकड़ी यानी कि रॉ मटेरियल में 2000 रुपये की वैल्यू एडिशन की है। अब ये 2000 रुपये का फिगर कैसे आया है? तो हमने जो फिनिश गुड का सेल प्राइस था यानी कि 3000 रुपये, उसमें से रॉ मटेरियल जिसे हम इंटरमीडिएट गुड भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू जो यहाँ पे 1000 रुपये है उसको माइनस किया है। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 2 के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के सेक्शन में ये समझा था कि सभी प्रकार के रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी शेप और साइज को खो देते हैं और फिनिश गुड में मर्ज हो जाते हैं। चलिए अब हम वैल्यू एडेड की फॉर्मल डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी कि जब कोई प्रोडक्शन यूनिट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस प्रोडक्शन यूनिट ने उस रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन की है। हमारे कारपेंटर वाले एग्जाम्पल में जब ये कारपेंटर चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से इस लकड़ी यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड यानी कि फर्नीचर में कन्वर्ट करता है, तब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने इस लकड़ी की वैल्यू जो कि 1000 रुपये थी उसमें 2000 रुपये की वैल्यू एडिशन की है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस डेफिनेशन में आप ये वाली लाइन को ध्यान से समझें, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब नॉर्मल भाषा में हम इसका मतलब निकालेंगे कि जब कोई प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उससे कोई फिनिश गुड बनाता है तो उसने उस फिनिश गुड को प्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेकरी वाला आटे को कन्वर्ट करके उससे ब्रेड बनाता है तो हम ये कहेंगे कि इस बेकरी वाले ने ब्रेड को प्रोड्यूस किया है। अब ये पॉइंट करेक्ट है, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस लाइन का मतलब थोड़ा वाइड होता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट को समझाने में यूज करता हूं। आप अगर ये एग्जाम्पल समझ गए तो आपको वैल्यू एडेड मेथड का ब्रॉड कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। अब आप सबको मैगी नूडल्स अच्छे लगते होंगे, मुझे भी। अब आजकल मैगी नूडल्स के एक पैकेट की कीमत है 12 रुपये। अब ये नूडल्स नेस्ले कंपनी बनाती है।
अब यहाँ नेस्ले कंपनी एक प्रोड्यूसर है जो मैगी नूडल्स के रॉ मटेरियल यानी कि मैदा, पाम ऑयल, सॉल्ट इत्यादि को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड यानी कि मैगी नूडल्स बनाती है। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस में नेस्ले कंपनी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद लेती है, जिसके बदले वो उन्हें फैक्टर पेमेंट करती है। अब जिस लैंड पे ये फैक्ट्री सिचुएटेड होगी, नेस्ले कंपनी उसके मालिक को रेंट देती है। नेस्ले कंपनी में जो लेबर काम करती है उसे वो सैलरी देती है। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर जो कैपिटल गुड्स लगे होंगे जैसे कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि, उस पे नेस्ले कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करती होगी। और फाइनली इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट देने के बाद जो इनकम बचती है वो इस कंपनी के ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। अब ये पॉइंट मैंने आपको क्यों समझाया है, ये आपको इस वीडियो के एंड में समझ आएगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जब रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करता है तो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से करता है और इसके बदले वो उन्हें फैक्टर पेमेंट करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। अब हमारे मैगी नूडल्स वाले एग्जाम्पल में नेस्ले कंपनी ने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से मैगी नूडल्स रेडी कर लिए हैं। अब ऑब्वियसली एक एंड कंज्यूमर सीधा नेस्ले की फैक्ट्री से तो मैगी नूडल्स खरीदेगा नहीं। फैक्ट्री और एंड यूजर के बीच में इंटरमीडिएरीज की एक चेन होती है जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, जैसे कि होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अब लेट से नेस्ले कंपनी ने 5 रुपए के रॉ मटेरियल में वैल्यू डाल के मैगी नूडल्स का पैकेट रेडी किया है, जिसे उसने अपने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को 8 रुपए में बेच दिया। तो यहां पे नेस्ले कंपनी ने 8 - 5 यानी कि 3 रुपए पर पैकेट की वैल्यू एडिशन की है। अब जब ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ये मैगी नूडल का पैकेट आगे एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को 9 रुपए का बेचेगा तो वो भी यहां पे 9 - 8 यानी कि 1 रुपए पर पैकेट की वैल्यू एडिशन करेगा। अब यहां आप 2 पॉइंट्स को नोट करें। यहां पे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं किया है, उसने सिर्फ फिनिश्ड गुड को आगे रीसेल किया है। इस एक्टिविटी को हम ट्रेडिंग कहते हैं, जहां पे एक प्रोड्यूसर फिनिश्ड गुड्स को खरीदता है और उसे आगे बेच देता है बिना उसकी शेप और साइज को चेंज करे। पर क्योंकि उसने भी यहां पे वैल्यू एडिशन की है, इसीलिए हम इसे भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कहेंगे। अब अगर आप एक बार फिर से वैल्यू एडेड की डेफिनेशन पढ़ें तो अब आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ पे रॉ मटेरियल के साथ ब्रैकेट में इंटरमीडिएट गुड्स भी लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल के रूप में प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं या फिर फिनिश गुड के रूप में रीसेल होते हैं। यानी कि हम वैल्यू एडिशन में उन फैक्ट्रीज को भी इंक्लूड करेंगे जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है और उन ट्रेडर्स को भी इंक्लूड करेंगे जो फिनिश गुड की सेल परचेस करते हैं। अब जब तक एक गुड की वैल्यू में एडिशन होता रहेगा, वो गुड एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के बीच खरीदा बेचा जाएगा। अब हमारे मैगी नूडल्स वाले एग्जाम्पल में ये नूडल का पैकेट एरिया डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को बेचेगा, जिससे उसकी वैल्यू में और एडिशन होगा और फिर ये होलसेलर इसे आगे रिटेलर को बेचेगा, जिससे इस नूडल की पैकेट में फिर से वैल्यू एडिशन होगा। और फाइनली जब ये रिटेलर, जो नॉर्मली किसी भी कॉलोनी का लोकल किराना शॉप होती है, किसी एंड यूजर यानी कि आपको या मुझको बेचेगा, तब इस मैगी नूडल के पैकेट में फाइनल वैल्यू एडिशन होगा। अब इस प्रोडक्ट में आगे वैल्यू एडिशन होने का कोई चांस नहीं है। ये गुड प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके अपने एंड यूजर के पास पहुंच गया है। इसका एंड यूजर इसे अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। अब ये मैगी नूडल्स
इंटरमीडिएट गुड से फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस एग्जाम्पल में जब तक ये गुड एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के बीच खरीदा बेचा जा रहा था, तब तक ये गुड इंटरमीडिएट गुड था जिसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा था। पर जब ये गुड अपने एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर हाउसहोल्ड के पास पहुंच गया, तब ये गुड फाइनल गुड बन गया जिसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होगी। अब यहां पे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब ने जो गुड्स को खरीदने पे जो प्राइस दिया था, जो कि उनका कॉस्ट प्राइस होगा, उसे हम उनकी इंटरमीडिएट गुड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर यानी कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। और जिस वैल्यू पे उन्होंने खरीदे हुए मैगी नूडल्स को आगे दूसरे प्रोड्यूसर्स या फिर एंड कंज्यूमर को बेचा था, उसे हम उनकी आउटपुट का वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलेंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच के डिफरेंस को हम उस प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन बोलेंगे। अब इस एग्जाम्पल में नेस्ले कंपनी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी उनकी रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस यानी कि 5 रुपये, और उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी 8 रुपये। इन दोनों के बीच के डिफरेंस यानी कि 8 माइनस 5 जो कि 3 रुपये है, उनकी पर पैकेट की वैल्यू एडिशन होगी। इसी तरह जब नेस्ले कंपनी ने ये पैकेट अपने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, तो अब ये 8 रुपये इस रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगी, और वो आगे जिस प्राइस पे इसे एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी जो कि यहां पे 9 रुपये है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू एडिशन भी मिल जाएगी। इसी तरह हम होलसेलर और रिटेलर की भी वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इकॉनमी में हम हर एक प्रोड्यूसर द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी वैल्यू एडिशंस को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GVAMP कहते हैं। यानी कि हर एक प्रोड्यूसर जो वैल्यू एडिशन करता है, उसे हम उसकी GVAMP कहेंगे। हमारे एग्जाम्पल में नेस्ले कंपनी से लेके फाइनल रिटेलर तक सबने जो वैल्यू एडिशंस की है, उन्हें हम उन प्रोड्यूसर्स की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहेंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू एडिशंस ग्रॉस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, यानी कि इनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और क्योंकि इसे हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है। अब जब हम एक इकॉनमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके द्वारा की गई ग्रॉस वैल्यू एडिशंस का सम टोटल करते हैं, तो हमें उस इकॉनमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फिगर मिल जाता है। यानी कि सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ऐसा क्यों होता है, इसे हम इस वीडियो में थोड़ा आगे समझेंगे। दोस्तों, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि ये वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूजफुल होगी। अब अगर हमारे मैगी नूडल वाले एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम करें कि इस इकॉनमी में सिर्फ ये 5 प्रोड्यूसर्स ही हैं, तो इन सब प्रोड्यूसर्स द्वारा की गई वैल्यू एडिशंस को हम इनकी GVAMP कहेंगे, और जब हम इन सभी प्रोड्यूसर्स की GVAMP का सम टोटल करेंगे, तो हमें इस इकॉनमी की GDPMP का फिगर मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें यहां पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, और हम ये जानते हैं कि नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NNPFC होती है, तो हम GDPMP को NNPFC में कन्वर्ट करके इस इकॉनमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम डिटेल में इस वीडियो में थोड़ा आगे समझेंगे, जब हम वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको इस एग्जाम्पल से वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट ब्रॉडली समझ आ गया होगा। हमें बुक में एक और एग्जाम्पल से वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट को समझाया गया है, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। लेट से एक बेकरी वाला किसी आटा चक्की वाले से 25 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो आटा खरीदता है, यानी कि यहां उसने 500 रुपए का कुल आटा खरीदा। अब इससे वो 20 पैकेट ब्रेड के तैयार करता है, जिसका पर पैकेट सेलिंग प्राइस है 35 रुपए, यानी कि इस प्रोड्यूसर ने 700 रुपए की मार्केट वैल्यू की ब्रेड बनाई। अब इस एग्जाम्पल में इस बेकरी द्वारा खरीदा गया आटा इसका इंटरमीडिएट गुड होगा और उस पे किया गया एक्सपेंडिचर यानी कि 500 रुपए इस बेकरी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale or for using up completely for further production during the same year. In the given example, expenditure on flour is intermediate consumption. यानी कि जब एक प्रोड्यूसर किसी दूसरे प्रोड्यूसर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है जिसे वो या तो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करता है या फिर आगे रीसेल करता है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे किए गए एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ें तो बेसिकली ये बताता है कि इंटरमीडिएट गुड्स, जिसकी डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले वीडियो में पढ़ी थी, उसकी खरीद पे जो एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर करता है उसे हम उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दो प्रकार की हो सकती है। पहली उन गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे जो एक प्रोड्यूसर अपने यहाँ होने वाली प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करता है, जैसे कि बेकरी वाले एग्जाम्पल में जब बेकरी वाला आटा चक्की वाले से आटा खरीदता है अपने यहाँ उसे ब्रेड की प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए, या फिर जब एक कारपेंटर किसी टिम्बर शॉप से लकड़ी खरीदता है उसे फर्नीचर की प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए। इन गुड्स की परचेज पे किया गया एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसर्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। दूसरे किस्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जब एक प्रोड्यूसर कोई गुड खरीदता है उसे आगे रीसेल करने के लिए, जैसा कि हमने मैगी नूडल्स वाले एग्जाम्पल में देखा था, जहां होलसेलर्स और रिटेलर्स मैगी नूडल्स का पैकेट खरीद रहे थे उसे आगे बेचने के लिए। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि इंटरमीडिएट गुड का यूज़ उसी साल होना चाहिए जिस साल वो खरीदा गया हो। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अब वो इंटरमीडिएट गुड्स जो एक प्रोड्यूसर के पास साल के एंड में बच जाते हैं, वो गुड्स उस प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इन्हें अब हम फाइनल गुड्स मानते हैं। अब इन गुड्स की खरीद पे जो इस प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किया होगा वो इस प्रोड्यूसर की फाइनल कंजम्पशन कहलाएगी, ना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसी तरह कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स द्वारा किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि कंज्यूमर हाउसहोल्ड सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को ही खरीदते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट सभी कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। ये पॉइंट भी हमने चैप्टर नंबर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले वीडियो में समझा था। अब इसी तरह जब कोई प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि को परचेज करता है तो उसे भी हम उसकी फाइनल कंजम्पशन कहेंगे, ना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सभी प्रकार के कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं
कि इंटरमीडिएट गुड्स की परचेज पे किया गया एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, और फाइनल गुड्स की परचेज पे किया गया एक्सपेंडिचर को हम फाइनल एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल कंजम्पशन कहते हैं। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर ही करता है, और फाइनल कंजम्पशन प्रोड्यूसर सेक्टर भी करता है जब वो कैपिटल गुड्स खरीदता है, और हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है जब वो कंज्यूमर गुड्स खरीदता है। याद रखिए, हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल कंजम्पशन को ही इंक्लूड करते हैं। अब क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज हो जाती है, इसीलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको मैं थोड़ी देर में डिटेल से समझाऊंगा जब हम डबल काउंटिंग के कंसेप्ट को समझेंगे। आई होप आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कंसेप्ट अब समझ आ गया होगा। अब इस बेकरी द्वारा तैयार की गई ब्रेड इस प्रोड्यूसर का आउटपुट हुआ, और वो इसे जिस प्राइस पे बेचेगा वो इस आउटपुट की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे 700 रुपये है। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कहते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहां पे मार्केट वैल्यू का मतलब हुआ गुड्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय देयर पर यूनिट प्राइस। जैसे कि हमारे ब्रेड वाले एग्जाम्पल में इस बेकर ने 20 ब्रेड्स प्रोड्यूस की हैं, और हर एक ब्रेड की मार्केट वैल्यू है 35 रुपीज़। तो इस बेकर द्वारा प्रोड्यूस्ड ब्रेड की मार्केट वैल्यू हुई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय इट्स पर यूनिट मार्केट प्राइस यानी कि 35, जो कि हुआ टोटल 700 रुपीज़। अब अगर हम इस प्रोड्यूसर की वैल्यू ऑफ आउटपुट से इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दें, यानी कि हम 700 रुपये में से 500 रुपये को माइनस कर दें, तो हमें इस प्रोड्यूसर की वैल्यू एडेड का फिगर मिल जाएगा। इस वैल्यू एडिशन को हम इस प्रोड्यूसर की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। इस तरह हम एक इकॉनमी में सभी प्रोड्यूसर्स द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं, और जब हम उसका सम टोटल करेंगे तो हमें इस इकॉनमी की जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फिगर मिल जाता है। अब हम जीडीपी एमपी को आसानी से एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम और फिर एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कहते हैं। आई होप आपको वैल्यू एडेड मेथड का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इस मेथड में हम सभी प्रोड्यूसर्स द्वारा की गई सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही इंक्लूड करते हैं। अब इनकी वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनके द्वारा की गई इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना होता है। आइए समझते हैं कि इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सेक्शन बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अगर आपको इन दोनों का सीधा सीधा फिगर दिया गया हो तो आप आसानी से वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर नहीं दिया गया हो और इनके बदले इनके कंपोनेंट्स के फिगर दिए गए हों। इसीलिए यह समझना ज़रूरी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को समझते हैं। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली एक प्रोड्यूसर की इंटरमीडिएट गुड्स की खरीद होती है। अब ये खरीद एक प्रोड्यूसर डोमेस्टिक मार्केट से भी कर सकता है या फिर वो ये इंटरमीडिएट गुड्स को कंट्री के बाहर से इंपोर्ट भी कर सकता है। यानी कि किसी भी प्रोड्यूसर की इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसकी डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट्स होगी। अब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर नहीं दिया जाता है
और इसके बदले आपको इसके दो कंपोनेंट्स यानी कि डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट का फिगर दिया जाता है, तो आप इन दोनों का सम टोटल करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर निकाल सकते हैं। पर अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर भी दिया गया है और इसके साथ आपको डोमेस्टिक परचेज या फिर इंपोर्ट में से किसी एक का फिगर भी दिया गया है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर ही कंसिडर करेंगे और उसके कंपोनेंट्स के फिगर को इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर 1200 रुपये दिया गया है और साथ में इंपोर्ट का फिगर 300 रुपये भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को 1200 रुपये मानेंगे और 300 रुपये के इंपोर्ट के फिगर को इग्नोर करेंगे। अब केस नंबर 2 में हमें डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दोनों के फिगर्स दिए गए हैं, तो यहां हम इन दोनों को ऐड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। यहां हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर दिया है और साथ में हमें इंपोर्ट का फिगर भी दिया गया है। अब यहां हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इस प्रोड्यूसर की कंप्लीट इंटरमीडिएट कंजम्पशन अज्यूम करेंगे और इंपोर्ट के फिगर को सेपरेटली कंसिडर नहीं करेंगे। यहां हम ये अज्यूम करते हैं कि इंपोर्ट का फिगर ऑलरेडी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के फिगर में इंक्लूडेड होता है। तो यहां बेसिकली आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वर्डिंग्स में डोमेस्टिक वर्ड को ढूंढना है। अगर ये शब्द यहां लिखा होगा तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कंपोनेंट होगा और तब आप इसमें इंपोर्ट को ऐड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर निकालेंगे। पर अगर ये शब्द यहाँ नहीं लिखा होगा तो फिर ये कंप्लीट इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, तब आप इंपोर्ट्स को अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूलाज को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा क्वेश्चन में दिया गया है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले कारपेंटर का एग्जाम्पल लिया था, जहां उसने 1000 रुपये की लकड़ी खरीद के उससे 3000 रुपये की वैल्यू का फर्नीचर जैसे कि टेबल, चेयर इत्यादि तैयार किया था, जो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट था। अब अगर इस प्रोड्यूसर का ये सारा फर्नीचर एक अकाउंटिंग ईयर में बिक जाता है, तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू हिज सेल। यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट का फिगर निकालना है और उसकी जगह सेल्स का फिगर दिया गया हो, तो आप उसको ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मानेंगे। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का पहला फॉर्मूला है। यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन में जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर लिखा गया है, ये एक बेसिकली अकाउंटिंग ईयर होता है, ना कि एक कैलेंडर ईयर। जबकि एक अकाउंटिंग ईयर, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग ईयर 2021-22 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। आइए अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। अब हो सकता है कि इस कारपेंटर ने जो 3000 रुपये का फर्नीचर एक अकाउंटिंग ईयर में तैयार किया है, ये उसका सारा का सारा उस अकाउंटिंग ईयर में नहीं बिकता है। हो सकता है उसका सिर्फ 2500 का फर्नीचर ही बिका हो और 500 रुपये का फर्नीचर अकाउंटिंग ईयर के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च को बच जाता है। तो यहां पे उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वो माल जो उसका बिक गया है यानी कि उसकी सेल्स, प्लस वो माल जो उसका नहीं बिका है यानी कि उसका अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होगा
सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। पर यह फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। अब हो सकता है उसकी इस साल की सेल्स में कुछ माल ऐसा भी हो जो उसकी पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक हो, जिसे उसने इस अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया हो। अब क्योंकि ये स्टॉक हम उसकी पिछले साल की वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होंगे, इसीलिए हम उसे इस साल की वैल्यू ऑफ आउटपुट में से डिलीट करेंगे, नहीं तो उसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया है तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से इस कारपेंटर ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अपना काम स्टार्ट किया था और उसने इस साल में 1000 रुपये का फर्नीचर बनाया था, जिसमें से उसका 800 रुपये का फर्नीचर बिका था और साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2018 को 200 रुपये का स्टॉक अनसोल्ड रह गया था। ये इसका इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब क्योंकि इसका ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, क्योंकि इसने इसी साल काम स्टार्ट किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ सेल्स, जो कि है 800 रुपये प्लस अनसोल्ड स्टॉक यानी कि 200 रुपये। अब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो कि 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होती है, इस प्रोड्यूसर का पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब इस प्रोड्यूसर का इस अकाउंटिंग ईयर का भी वैल्यू ऑफ आउटपुट उसकी सेल्स प्लस इस साल का अनसोल्ड स्टॉक होगा, पर उसका इस साल की सेल्स में उसका पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक भी इंक्लूड होगा, क्योंकि नॉर्मली एक सेलर पहले अपना पिछला स्टॉक बेचता है, उसके बाद नया माल बनाता है। पर क्योंकि हम उसका पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक ऑलरेडी उसके पिछले साल की वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड कर चुके हैं, इसीलिए हमें उसको इस साल की सेल्स में से माइनस करना होगा, नहीं तो इस अनसोल्ड स्टॉक की डबल काउंटिंग हो जाएगी, जिससे इस प्रोड्यूसर की वैल्यू ऑफ आउटपुट की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। यानी कि इस प्रोड्यूसर का वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस ब्रैकेट ओपन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट क्लोज, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां चेंज इन स्टॉक का मतलब होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और हमने चैप्टर 2 के ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में यह पढ़ा है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होता है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला है, यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह सेल्स का फिगर दिया गया हो और साथ में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी फिगर दिया गया हो, तो फिर यहां पे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला है, यानी कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह सेल्स का फिगर दिया गया हो और साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी फिगर दिया गया हो, तो फिर यहां पे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट का पहला फॉर्मूला यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे इस प्रोड्यूसर का सारे गुड्स एक साल में नहीं बिके हैं। यहां पे आपको इसका दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो फॉर्मूलाज हुए। पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स अगर इस प्रोड्यूसर का सारा माल एक साल में बिक जाता है, और दूसरा फॉर्मूला हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अगर इस प्रोड्यूसर का सारा माल एक अकाउंटिंग ईयर में नहीं बिकता है। आइए अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के तीसरे फॉर्मूला को भी समझते हैं। अब अगर आप एक बात पे ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि किसी भी सेलर की सेल्स फिगर असल में उसके द्वारा बेचे गई माल की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट प्राइस होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक फर्म अगर एक साल में 1000 पेयर ऑफ शूज बनाती है और उसको 500 रुपये पर पेयर के हिसाब से बेचती है, तो इस फर्म की टोटल सेल वैल्यू होगी क्वांटिटी सोल्ड यानी कि 1000 पेयर ऑफ शूज मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट प्राइस यानी कि 500 रुपये, विच इज इक्वल टू टोटल 5 लाख रुपए। यानी कि हम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट वाले फॉर्मूले का कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का तीसरा फॉर्मूला हो गया है, जहां हमने सेल्स की जगह उसके दो कंपोनेंट्स प्राइस और क्वांटिटी को लिखा है। अब ये फॉर्मूला आपने तभी यूज करना है अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेल्स का सीधा सीधा फिगर नहीं दिया गया होता है, बल्कि उसके बदले क्वांटिटी सोल्ड और उसका यूनिट प्राइस का फिगर दिया गया होता है। तो चलिए यहां पर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के तीनों फॉर्मूलाज को एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। ये आप तब यूज करेंगे अगर आपको चेंज इन स्टॉक का फिगर साथ में नहीं दिया गया हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक का फिगर या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर दिया गया हो। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का तीसरा फॉर्मूला है ब्रैकेट ओपन प्राइस इनटू क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेल्स का सीधा सीधा फिगर नहीं दिया गया है, बल्कि आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और उसके यूनिट प्राइस का फिगर दिया गया हो। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगाना इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें कौन सा डाटा दिया गया होता है। अब यहां पे आप एक बात को ध्यान दें कि एक फर्म की सेल उसकी डोमेस्टिक मार्केट में की गई सेल्स भी हो सकती है और एक्सपोर्ट्स भी। अब अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स का फिगर दिया गया हो, तो यहां आप इन दोनों को ऐड करके सेल्स को फिगर निकाल सकते हैं। पर अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेल्स का फिगर भी दिया गया हो और साथ में डोमेस्टिक सेल्स या फिर एक्सपोर्ट्स का फिगर अलग से दिया गया हो, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्स के फिगर को ही कंसिडर करेंगे। इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब केस नंबर 1 में हमें सेल्स का फिगर दिया गया है 2000 रुपये और साथ में एक्सपोर्ट्स का भी फिगर दिया गया है जो कि है 400 रुपये। अब क्योंकि एक्सपोर्ट सेल्स का ही हिस्सा होता है, इसलिए हम इसको अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि यहां हम सेल्स का फिगर 2000 रुपये ही लेंगे। केस नंबर 2 में हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों के फिगर्स दिए गए हैं, तो यहां इस फर्म की टोटल सेल्स उसकी डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स का सम टोटल होगी, यानी कि 700 रुपये प्लस 200 रुपये विच इज इक्वल टू 900 रुपीज। हम इन सभी पॉइंट्स को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम अभी तक के पढ़े सभी फॉर्मूलाज को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां सेल्स कैन आइदर बी प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसा डाटा दिया गया है। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखें चेंज इन स्टॉक हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ना कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब वैल्यू एडेड के फॉर्मूला में सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होंगे, पर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है
अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से कम हो। अब वैल्यू एडेड के फॉर्मूला लगाने से हमें किसी भी प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन का फिगर मिल जाएगा। इस वैल्यू एडिशन को हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GVA/MP भी कह सकते हैं। और जब हम एक इकॉनमी के सारे प्रोड्यूसर्स की GVA/MP का सम टोटल करते हैं तो हमें उस इकॉनमी की GDP/MP का फिगर मिल जाता है। इन स्टेप्स को डिटेल में हम नेक्स्ट सेक्शन यानी कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यू एडेड मेथड में समझते हैं। अब क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में हम सभी फर्म्स की वैल्यू एडिशन का सम टोटल करते हैं, इसीलिए पहले स्टेप में हम एक इकॉनमी में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं उनको उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ये 3 कैटेगरीज होती हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हम सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को इसीलिए इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं क्योंकि इससे हमें सिमिलर प्रोडक्शन यूनिट्स की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने में आसानी होती है। अब पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी सेक्टर। इनमें हम उन प्रोडक्शन यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, जंगल, सबसॉइल एसेट्स जैसे कि कोल, मिनरल्स इत्यादि को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं। इनमें हम खेती, फिशिंग, माइनिंग, टिम्बर इत्यादि ट्रेड को शामिल करते हैं क्योंकि ये सभी बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसान लैंड को यूज करके बीज को क्रॉप में कन्वर्ट करता है, या फिर टिम्बर मर्चेंट पेड़ों को काटकर और उसे प्रोसेस करके टिम्बर बनाता है, या फिर माइनिंग कंपनी धरती के अंदर से मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। इस कैटेगरी के प्रोड्यूसर्स द्वारा तैयार किए गए गुड्स सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी उन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की है जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं। इस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर निर्भर होता है रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए। इसमें हम एक छोटी सी आटा पीसने वाली चक्की को भी शामिल करते हैं जो गेहूं के लिए प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है, और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री को भी शामिल करते हैं जो एक छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज तक मैन्युफैक्चर करती है। तीसरा सेक्टर होता है टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर। यहां हम उन प्रोडक्शन यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं जो सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि देते हैं। इस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग सेक्टर टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करता है और ये अपने लोन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड करता है, अब भले ही वो प्राइमरी सेक्टर हो या फिर सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करती है और इनके मेन क्लाइंट्स प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को बिलोंग करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा उतना ही टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अब वैल्यू एडेड मेथड के दूसरे स्टेप में हम इन तीनों सेक्टर्स में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन सभी की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगी उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इससे हमें हर एक प्रोडक्शन यूनिट का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फिगर मिलता है। अब जब हम हर एक प्रोडक्शन यूनिट के ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का सम टोटल करते हैं तो हमें इस इकोनॉमी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फिगर मिल जाएगा।
अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जीवीएएमपी के सम टोटल को हम जीडीपी-एमपी ही क्यों कहते हैं, और कोई नेशनल एग्रीगेट जैसे कि एनएनपीएफसी या जीएनपीएमपी या फिर कोई दूसरा डोमेस्टिक एग्रीगेट जैसे कि जीडीपीएफसी या एनडीपीएफसी क्यों नहीं कहते? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स को समझना होगा। पहला, क्योंकि हम यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की फर्म्स का जीवीए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए जीवीए का सम टोटल कोई डोमेस्टिक एग्रीगेट होगा, ना कि कोई नेशनल एग्रीगेट। अब दूसरा पॉइंट को समझने के लिए आपको जीडीपी-एमपी की डेफिनेशन को रिकॉल करना होगा, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी। GDP-MP refers to gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. यानी कि GDP-MP को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इकॉनमी के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर आप एक नज़र जीवीए के फॉर्मूला पे डालिए तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट एक फर्म्स की सेल होगी जिसे हम क्वांटिटी सोल्ड इनटू इट्स मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसी दूसरी फर्म की सेल होगी जिसे इस फर्म ने अपनी प्रोडक्शन में यूज किया है। यानी कि इसको भी हम मार्केट प्राइस इनटू क्वांटिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम इकॉनमी की हर एक फर्म का जीवीए-एमपी कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली इकॉनमी के फाइनल गुड्स के प्राइस इनटू क्वांटिटी का एग्रीगेशन ही होता है, और इस एग्रीगेशन को हम जीडीपी-एमपी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड के तीसरे स्टेप में हम जीडीपी-एमपी को एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने 3 फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। यहां हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। फिर हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करेंगे। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इससे हमें एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि वैल्यू एडेड मेथड का तीसरा स्टेप है। अब वैल्यू एडेड मेथड के फाइनल स्टेप में हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। इस स्टेप के कंप्लीशन से हमने वैल्यू एडेड मेथड से एक इकॉनमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों, वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। आइए इन्हें भी समझते हैं। एग्जाम में ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी आता है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि हम वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में किसी भी सेकेंड हैंड गुड की सेल या परचेज को कंसिडर नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब ये गुड पहली बारी मार्केट में बिका होगा तो ये उस साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया होगा। इसको दोबारा इंक्लूड करने से नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंज्यूमर एक नई कार साल 2015 में खरीदता है तो इस कार की सेल परचेज साल 2015 की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अब अगर ये कंज्यूमर इस कार को साल 2020 में रीसेल करता है तो हम इसे फिर से साल 2020 की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी साल 2015 की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जा चुकी है। हाँ, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे जो ब्रोकर कमीशन या ब्रोकरेज कमाता है वो नेशनल इनकम का हिस्सा होता है, क्योंकि ये उसको उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में कमाई गई इनकम के रूप में मिलती है। अब हमारे कार वाले एग्जाम्पल में अगर इस कंज्यूमर ने अपनी सेकेंड हैंड कार किसी ब्रोकर के थ्रू साल 2020 में बेची होगी तो जो कमीशन इस ब्रोकर ने इस साल में कमाई होगी
उसे हम साल 2020 की नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये एक न्यू इनकम है जिसे इस ब्रोकर ने अपनी प्रोडक्टिव सर्विस देने के बदले कमाई है। वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने में जो दूसरी सावधानी हमें बरतनी होती है वो ये है कि चेंज इन स्टॉक को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होता है, जबकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में ऑलरेडी मर्ज हो गई होती है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिटेल में थोड़ी देर पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी सावधानी को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कई फार्मर्स अपने खुद की खेती करते हैं, पर जो अनाज वो उगाते हैं उसे वो सारे का सारा मार्केट में नहीं बेचते हैं। उसमें से कुछ हिस्सा वो खुद ही कंज्यूम करते हैं। इसको हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। इस केस में हम वो अनाज जो इन्होंने अपने खुद की कंजम्पशन के लिए रखा होता है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। इसको शामिल करने की वजह होती है कि किसान इस अनाज को पैदा करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सहारा लेता है और उनको इसके बदले फैक्टर पेमेंट करता है। साथ ही में वो इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि बीज, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इत्यादि का यूज़ भी करता है। इसीलिए ऐसे प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होता है। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक फार्मर ने 10 क्विंटल गेहूं उगाया है जिसका मार्केट प्राइस है 2000 रुपये पर क्विंटल। अब इस किसान ने इस 10 क्विंटल में से 9 क्विंटल गेहूं मार्केट में बेच दिया और 1 क्विंटल गेहूं अपने परिवार की कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लिया है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस 1 क्विंटल गेहूं की मार्केट वैल्यू 2000 रुपये है और साथ में हम इस किसान की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इस किसान द्वारा की गई वैल्यू एडिशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जहां हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, वहीं हम प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। ऐसी सर्विसेज जो हम अपने घरों में खुद ही करते हैं, जैसे कि हमारे घर की औरतें घर का ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं, या हम अपने लेजर टाइम में कोई पेंटिंग करते हैं, या अपने किचन गार्डन में फूल और सब्जी उगाते हैं, या फिर हम अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। ऐसी सभी सर्विसेज को हम सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। इन्हें हम नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस कहते हैं, क्योंकि ना तो हम इनका पैसों में सही तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें पैसा कमाने के इरादे से करते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि जो सर्विसेज आपके घरों में आपके नौकर या नौकरानी देते हैं उन्हें हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, क्योंकि उनको आप उनकी सेवाओं के बदले सैलरी देते हैं। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वेयर एज सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड की लास्ट प्रिकॉशन है imputed value of owner occupied houses should be included। अब जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो उसका किराया अपने अपने मकान मालिकों को देते हैं। ये मकान मालिक की फैक्टर इनकम होती है और नेशनल इनकम में शामिल होती है।
अब जो लोग अपने खुद के घरों में रहते हैं वो भी वही सब हाउसिंग सर्विसेज एंजॉय करते हैं जो किराए के मकान में रहने वाले लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग जो अपने खुद के घरों में रहते हैं उनका हम इम्प्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट कैलकुलेट करते हैं जो उस इलाके के मार्केट रेंट के हिसाब से होता है और उसे हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि घर का मालिक खुद को ही वो रेंट देता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस या सावधानियां बरतनी है वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में, उन्हें भी वर्ड बाय वर्ड स्टडी कर लिया है। इनमें से 75% प्रिकॉशंस तीनों मेथड्स में कॉमन रहती हैं, सिर्फ उनको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ये पॉइंट मैं आपको अगले 2 वीडियोस में क्लियर करूंगा। वैल्यू एडेड मेथड का लास्ट सेक्शन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पे। आइए इसे भी एक बार समझते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि वैल्यू एडेड मेथड में हम हर फर्म की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं जो कि उस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। अब अगर हम हर एक फर्म की वैल्यू एडिशन की जगह पे उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट को कंसिडर करें तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर हम हर एक फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट का सम टोटल करके इकोनॉमी की जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या वो जीडीपी सही में उस इकोनॉमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेगी या फिर वो उसकी ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन होगी। इसको समझने के लिए हम एक इमेजिनरी इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं जहां पे सिर्फ 3 प्रोड्यूसर्स हैं। पहला एक फार्मर जो गेहूं उगाता है, दूसरा एक आटा पीसने वाली मिल जो इस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करती है, और तीसरा एक बेकरी जो इस आटे को ब्रेड में कन्वर्ट करती है। अब लेट्स से फार्मर ने 50 किलो गेहूं उगाया और उसने उसे 500 रुपये में आटा पीसने वाली मिल को बेच दिया। अब यहाँ हम ये अज्यूम करते हैं कि इस फार्मर की इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, तो इस फार्मर की वैल्यू एडिशन हुई, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो यहाँ पे 500 रुपये है माइनस उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ पे हम 0 अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इस फार्मर की वैल्यू एडिशन हुई 500 रुपये। अब आटा पीसने वाला इस 500 रुपये के गेहूं को पीस के आटा बनाता है और इसे 700 रुपये में एक बेकरी वाले को बेच देता है, यानी कि इस आटा पीसने वाले प्रोड्यूसर का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 700 रुपये, इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई इसके द्वारा 500 रुपये का खरीदा गया गेहूं, यानी कि इस प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन हुई 700 माइनस 500 यानी कि 200 रुपये। अब बेकरी वाला खरीदे गए आटे की ब्रेड बनाता है और उसे फाइनल कंज्यूमर को 1000 रुपये में बेच देता है। अब यहाँ पे 1000 रुपये की ब्रेड इस प्रोड्यूसर की वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई, 700 रुपये का खरीदा गया आटा इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई, यानी कि इस प्रोड्यूसर ने 1000 माइनस 700 यानी कि 300 रुपये की वैल्यू एडिशन की है। अब इस एग्जाम्पल में फार्मर द्वारा बेचा गया गेहूं उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा जो आटा पीसने वाले का इंटरमीडिएट गुड होगा। इसी तरह पिसा हुआ आटा पीसने वाले प्रोड्यूसर का फाइनल गुड होगा, पर यह आटा इसको खरीदने वाली बेकरी का इंटरमीडिएट गुड होगा, और इस बेकरी ने जो ब्रेड बेची है फाइनल कंज्यूमर को वो इस प्रोड्यूसर का फाइनल गुड होगा। अब अगर हम इन सभी प्रोड्यूसर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट का सम टोटल करें तो वो होगा 500 प्लस 700 प्लस 1000 यानी कि 2200 रुपये, जो कि हमारी जीडीपी का फिगर होगा। पर क्या वाकई ही यहाँ पे 2200 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि आटा पीसने वाली मिल ने जो 700 रुपये का आटा बेकरी को बेचा था उस वैल्यू में 500 रुपये की गेहूं की वैल्यू भी शामिल है,
और बेकरी ने जो 1000 रुपए की ब्रेड बेची है उसमें 700 रुपए का आटे की वैल्यू भी शामिल है। यानी कि यहां पे 1000 रुपए की ब्रेड में गेहूं की और आटे की वैल्यू दोनों शामिल हैं। इसीलिए जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का सम टोटल करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम 500 रुपए में गेहूं की वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं, 700 रुपए में भी गेहूं और आटे दोनों की वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं, और 1000 रुपए में गेहूं, आटे और ब्रेड तीनों की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि हम यहां पे गेहूं और आटे की वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं, जहां हम एक आइटम की वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। इससे नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाती है, क्योंकि जहां हमें एक आइटम को सिर्फ एक बार ही इंक्लूड करना चाहिए वहां हम उसे एक से ज्यादा बार इंक्लूड करते हैं। अब इस एग्जांपल में हम गेहूं को 3 बार और आटे को 2 बार जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे जीडीपी की ओवर एस्टिमेशन हो रही है। अब इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फाइनल आउटपुट मेथड। यहां हम जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं। अब हमने ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन में यूज होते हैं कंज्यूमर गुड्स के रूप में, या फिर इन्वेस्टमेंट में यूज होते हैं कैपिटल गुड्स के रूप में। फाइनल गुड्स की एक और डेफिनेशन भी है कि इन गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती है। अब अगर हम हमारे एग्जाम्पल में तीनों गुड्स को देखें तो हम पाएंगे कि जहां गेहूं पिस के आटा बन जाता है और आटे से ब्रेड बन जाती है, यानी कि गेहूं और आटे दोनों में वैल्यू एडिशन हो रही है, वहीं ब्रेड में कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होती है जब उसे उसका एंड कंज्यूमर खरीदता है। यानी कि इस एग्जाम्पल में सिर्फ ब्रेड ही वो फाइनल गुड है जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके अपने फाइनल यूजर के पास पहुंच गया है और उसमें अब फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। इसीलिए हम सिर्फ इसी की वैल्यू को जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। यानी कि इस इकोनॉमी की जीडीपी होगी फाइनल गुड यानी कि ब्रेड की मार्केट वैल्यू, जो कि है 1000 रुपए। अब डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का दूसरा तरीका है कि हम हर प्रोड्यूसर की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही जीडीपी में इंक्लूड करें। अब यहां पे फार्मर ने 500 रुपए की वैल्यू एडिशन की है, आटा पीसने वाली मिल ने 200 रुपए की और बेकरी ने 300 रुपए की वैल्यू एडिशन की है। अब अगर हम इन सभी वैल्यू एडिशंस का सम टोटल करें तो हमें इस इकोनॉमी का जीडीपी का फिगर मिल जाएगा, जो कि होगा 500 प्लस 200 प्लस 300 यानी कि 1000 रुपए। अब अगर आप ध्यान दें तो दोनों मेथड से हमें सेम आंसर मिलता है, पर इनमें से वैल्यू एडेड मेथड ज्यादा आसान मेथड है, क्योंकि जहां पे एक इकोनॉमी में हजारों गुड्स होते हैं और ये डिटरमिन करना कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट होगा और कौन सा गुड फाइनल होगा मुश्किल होता है, वहीं पे हर एक प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना आसान होता है। आई होप आपको डबल काउंटिंग का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा और इसे कैसे अवॉइड किया जाता है यह भी समझ आ गया होगा। फाइनली दोस्तों, यहां पे एक ये छोटा सा सेक्शन दे रखा है जहां हमें बताया गया है कि किसी भी फर्म द्वारा की गई वैल्यू एडिशन असल में उसके द्वारा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को की गई फैक्टर पेमेंट का सम टोटल होता है। आइए इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सेक्शन 4.10 में कवर करेंगे। पहले आप इस स्टेटमेंट को समझिए। अब मैंने आपको मैगी नूडल्स वाले एग्जाम्पल में यह बताया था कि हर एक प्रोडक्शन यूनिट अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से रॉ मटेरियल में वैल्यू डाल के उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन एक प्रोड्यूसर करता है वो असल में उसके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा कमाई फैक्टर इनकम का सम टोटल होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर शर्ट्स की प्रोडक्शन करता है। यहां पे शर्ट इस प्रोड्यूसर का फिनिश गुड होगा।
अब इस शर्ट को बनाने के लिए इस प्रोड्यूसर को ये सब आइटम्स चाहिए होंगी। सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए उसे एक फैक्ट्री की जरूरत होगी, जिसके लिए वो उसके ओनर को रेंट देगा। अब अगर वो अपनी खुद की जगह पे काम करता है तो फिर वो इम्प्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट अपने आप को देगा। दूसरा, शर्ट स्टिच करने के लिए उसे लेबर की जरूरत होगी, जिन्हें वो वेजेस देगा। थर्ड, शर्ट को स्टिच करने के लिए उसे कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि की जरूरत होगी। अब अगर वो इन कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए किसी बैंक से लोन लेता है तो वो बैंक को इसके बदले इंटरेस्ट देगा, और अगर वो खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है तो फिर वो उसका जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट यानी कि एस्टिमेटेड इंटरेस्ट होगा वो उसे खुद को देगा। इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में समझेंगे। और फाइनली लैंड, लेबर और कैपिटल को फैक्टर पेमेंट करने के बाद जो इनकम उसके पास बचती है वो उसका प्रॉफिट होगा, जो उसने अपनी एंटरप्रेन्योरियल सर्विस देने के बदले कमाया होगा। अब इन 4 प्राइमरी इनपुट्स के अलावा उसे कुछ सेकेंडरी इनपुट्स चाहिए होंगे, जो बेसिकली शर्ट बनाने के रॉ मटेरियल होंगे, जैसे कि कपड़ा, धागा, बटन, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि। ये सब उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शर्ट बनाने के लिए उसके 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे। एक जो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देगा, और दूसरा जो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। अब ये प्रोड्यूसर जब अपने की गई शर्ट्स की सेल्स में से अपनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेगा तो जो पैसा इसके पास बचेगा वो इसकी वैल्यू एडिशन होगी। अब यहां पे इसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन का तो हिसाब कर लिया है, पर अभी तक इसने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी पेमेंट नहीं की है। तो ये पेमेंट वो जो उसने वैल्यू एडिशन की है उसमें से करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यू एडिशन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। अब हम यह भी जानते हैं कि किसी भी प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन उसका GVAMP यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि GVAMP इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स? जी नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले GVAMP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी फैक्टर इनकम देने से पहले एक प्रोड्यूसर अपने द्वारा की गई वैल्यू एडिशन में से डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का एनुअल कंट्रीब्यूशन पहले अलग करेगा, जिससे उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि हम पहले GVAMP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो अब यह बन जाएगा NVAMP। अब क्या ये NVAMP 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगेन इसका आंसर है नहीं। NVAMP में से इस प्रोड्यूसर को नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो एक किस्म का कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट होती है जो हर एक प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट को देनी होती है। वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। अब जब हम NVAMP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा NVAFC यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये NVAFC फाइनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैल्यू एडेड मेथड के सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम सेक्शन 4.10 में कवर करेंगे। हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे जब हम इस सेक्शन को आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आप वैल्यू एडेड मेथड में डिस्कस सभी फॉर्मूलाज को याद रखिएगा।
चैप्टर के एंड में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे जब हम इस चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4.3 इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।